रियासत की कांग्रेस हुकूमत अपने वादों को पूरा करे। मंगलूर, बेलगाम और चंद दीगर शहरों में पेश आए वाकयात से जाहिर हो रहा है कि रियासत में नज्म नस्क की सूरत हाल दुरुस्त नहीं है। अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस की हुकूमत में अक़लियतों पर जुल्म ज़्यादती के वाकयात अफसोसनाक हैं, तशवीशनाक हैं। बेंगलुर में कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज का बयान। रियासत के नायब वजीर आला DK शिव कुमार, वजीर दाखिला G परमेश्वर से कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के वफद ने मुलाकात की। मंगलूर में कत्ल का मामला, बेलगाम में तशद्दुद का वाकया और चंद लीडरों की जानिब से हेट स्पीच के वाकयात पर मुसलमानों की तशवीश से महाज के वफद ने DCM और होम मिनिस्टर को आगाह किया। साथ ही कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बने 2 साल हो चुके हैं, लेकिन माइनॉरिटी से किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया है। आज बतारीख 4 जून चारशंबा दारुसलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के नुमाइंदों ने नायब वजीर आला और वजीर दाखिला से अपनी मुलाकातों की तफसीलात फराहम की। साथ ही मुसलमानों से अपील की कि वो बकरीद के पेश नज़र एहतियात बरतें। साबिका बीजेपी हुकूमत का कानून मौजूदा हुकूमत में भी बरकरार है। बकरीद को पुरअमन तरीके से पाकी सफाई का ध्यान रखते हुए जानवरों की नुमाइश से गुरेज करते हुए सुन्नत तरीके से मनाएं। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। वही जगह मुसलमान अगर जा रहा है तो उसको घंटे घंटे स्टेशन में करो, उसके ऊपर केस बुक कर। हमारी रियासत और सारे मुल्क में और बिलखुसूस मैं अपनी रियासत कर्नाटक की बात कर रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की जो हालत है उसे सही नहीं कहा जा सकता। बिलखुसूस कोस्टल बेल्ट में चंद दिन पहले जो हादसा पेश आया और उससे बेशतर भी उस इलाके में इस तरह के हादसा पेश आते रहे हैं। और बेलगाम के करीब एक करिए में एक मस्जिद पर हमला किया गया और कुरान करीम भी लाया गया। और इससे पहले भी कई हादसा हो चुके हैं। और कुछ दिन पहले एक MLC का बयान गुलबर्गा की DC साहबा को लेकर जो बातें आई हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। तो इस ज़मन में हमारी एक मुलाकात, कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज की एक मुलाकात कल वज़ीर दाखिला और रियासत के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार से हुई। उनके सामने सारी चीज़ें रखी गई और उनसे बिल्कुल दो टोक अंदाज में गुफ्तगू हुई और उनसे कहा गया कि अगर इन चीज़ों का सख्ती से अगर नोटिस ना लिया जाए तो रियासत का अमन और अमान कैसे बरकरार रहेगा। तो उसके बाद उन दोनों हजरात ने इस बात की यकीन दहानी की कि नहीं, इस पर हम सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। और जहाँ तक मैंगलोर का ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ से भी पुलिस के आला अफसरान को और दीगर जिम्मेदारान को सख्ती के साथ इस बात की हिदायत की गई है कि हर हाल में जो भी अमन अमान को मुकद्दर करने की कोशिश करता है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो कितना बड़ा ही शख्स क्यों ना हो। किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में ना लेने दिया जाए। और उन्होंने ये भी बताया कि एक एंटी कम्युनिस्ट फोर्स का इनेकाद उन्होंने किया है, वो चंद ही दिनों में उसकी सारी कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो जाएंगी। जो
एंटी नक्सल फोर्स के तरफ पर रहेगा। रैपिड एक्शन फोर्स जिस तरह है इसीलिए उनको अलग से उनको यूनिफॉर्म दिया जाएगा और उन्हें इस बात के इख्तियारात भी दिए जाएंगे कि ऐसे औकात में वो फौरी कार्रवाई करें। ये स्टेप भी उन्होंने कहा कि हुकूमत ने लिया है और उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला भी इसका सख्त नोटिस ले चुके हैं और किसी भी हाल में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये गुफ्तगू उनसे कबूल है। तो हम बिरादरान इस्लाम से भी गुजारिश करते हैं कि वो अमन अमान के बरकरार रखने में पूरा ताउन करें और साथ ही साथ बेखौफ होकर उस रियासत में अमन अमान के साथ वो ज़िंदगी गुजारे। डरने या पश्चिमती की ज़रूरत नहीं है, हमें हौसले के साथ रहना है और हमारी तरफ से कोई गलत कार्रवाई ना हो इसका हम ख्याल रखें। और अगर उन पर कोई इस तरह के मामला दरपेश आते हैं तो बाकायदा वो अपनी शिकायत दर्ज कराएं, पुलिस के साथ भी शिकायत दर्ज कराएं और अगर उन्हें महसूस होता है कि कार्रवाई नहीं हो रही है तो जो जिम्मेदारान हैं, जहाँ कहीं भी ये बात हो रही है, शहर के जिम्मेदारान जो भी होंगे उनसे या कर्नाटका मुस्लिम महाज के जो कन्वीनर्स हैं अजला में, उनसे भी रुजू किया जा सकता है। और लेकिन गैर कानूनी कोई काम ना करें, कानून को अपने हाथ में ना लें और जो लोग कानून के खिलाफ काम करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका तयक़ुन हमें मिला है तो हम इसी बात को पहुंचाने के लिए आप हज़रात को हमने ज़ामत दी है कि आने वाली ईद हो या उसके बाद भी इसी तरह की हौसला छिपने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ ईद भी गुजारें और ऐसे कोई मसाइल दरपेश हो तो उनका फौरी नोटिस मिलाएं और उससे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करें कि जिसमें हम फंस सकते हैं। यही चंद बातें थी और इसमें बहुत सारी बातें रह गई हैं जो हमारे मोहतरम यूसुफ कन्नी साहब और दीगर मुहिब अली साहब हैं, हमारे मंसूर अहमद कुरैशी साहब वगैरह जो हैं इस पर रोशनी डालेंगे। इन बातों के साथ एक मरतबा दोबारा आप सब हजरात को आने वाली ईद उल अज़हा की सबको सारे बिरादरान इस्लाम को रियासत कर्नाटक के आप एक बात बोले कि अमन मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो डिस्प्ले कर रहे हैं जानवरों की उसके बारे में क्या ये इसमें सारी चीजें आती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी तरह का ऐसा अमल हम ऐसा ना करें जिससे अमन अमान में फर्क पड़े। जो ऐसे चाहे वो जानवरों की नुमाइश हो या कुछ जानवर जो है कानून ममनू है उसका भी लिहाज रखें। ये सारी चीज़ों का हम इलाज करें, पाकी सफाई का लिहाज रखें, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, इस अंदाज से अपने अमल को अंजाम। बीजेपी हुकूमत में जो है जो सख्त कानून नाफिज किया गया था बड़े जानवरों की कुर्बानी के ताल्लुक से वो अभी भी बरकरार है। हुकूमत बदली है, कानून नहीं बदला। असल में वो हमें उसका बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अगर ये समझ चुके हैं कि वो अगर हुकूमत बदल चुकी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें कानून है वापस लिया जाए जो मौजूदा हुकूमत से तो हुकूमत ने जो सख्त तरीन कानून नाफिज किया उस पर भी कुछ चीज़ें ऐसी बात हुई है और इंशाल्लाह जो पहले से चूँकि कानून मौजूद था, ये नया कानून को लाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। लेकिन इससे पहले जो हुकूमत थी उन्होंने जानबूझकर कुछ ऐसा कानून लाया है और इस ज़मन में भी बातें हो रही हैं। इंशाअल्लाह ताला उन्होंने तवज्जो देने की बात कही है। हम जानते हैं कि इलेक्शन के बाद रिजल्ट जो कुछ हमारे सामने आया है, कांग्रेस पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली। 136 इस वक्त उसके नंबर है।
कांग्रेस ने जो वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में लिखकर उन्होंने लोगों के बीच में तकसीम किया, लोगों के बीच में कहा, अवाम से खिताब किया उन्होंने बाकायदा कि हम इक़्तिदार पर आते हैं तो ये और ये काम करेंगे। 2 साल का अरसा बीता है, गुजरा है, कांग्रेस हुकूमत के किए हुए वादे शायद वो अभी तक पूरे उन्होंने नहीं किया है, जिसकी वजह से सिर्फ मुसलमानों में तशवीश नहीं है बल्कि मुसलमानों के अलावा भी दीगर अक़वाम और मज़ाहिब के लोग भी काफ़ी तशवीश का शिकार हैं। मिसाल के तौर पर आपको बताता हूं, मैं किसानों के लिए जो मरकजी हुकूमत ने कानून बनाया था उन्होंने लेने को वापस किया उसे, लेकिन कर्नाटक असेंबली में बीजेपी ने जो कानून पास किया था किसानों के ताल्लुक से अभी जुमका तो बाकी है। उन्होंने कहा था कि इक़्तिदार पर जब हम आएंगे तो इसे वापस लेंगे हम। 2 साल का अरसा बीत गया, अभी तक वापस नहीं लिए। इसी तरह से मिसाल के तौर पर मजदूरों के ताल्लुक से है, बीजेपी की गवर्नमेंट में मजदूरों को 12 घंटे काम करने का उन्होंने फैसला किया था, जबकि 8 घंटे काम करना चाहिए। हर डिपार्टमेंट के लोग 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन मजदूरों के लिए बीजेपी सरकार में 12 घंटे का कहा गया कि काम करना चाहिए। इन्होंने कहा था कि वापस लेंगे हम, अभी तक वापस ले लिए। इसी तरह से मुसलमानों के सिलसिले में भी कई वसाइल का तस्करा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया, लेकिन जाहिर बात है कि वो अभी तक उनको वापस लेने में क्या तकलीफ है, क्या मजबूरी है। 136 नंबर रखने के बावजूद मेजॉरिटी जितनी जगह चाहिए उससे आगे बढ़कर बहुत ज्यादा मेजॉरिटी के साथ इतने नंबर रखने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी वो इकदाम नहीं कर पा रही है, जिसके वजह से पूरी रियासत के अंदर एक तरह की तशवीश है। और फिर हालात जिस तरह से बनते जा रहे हैं, खास करके हेट स्पीच, ये तो बाज लोगों का शो बन गया है, बाद लोगों का वतीरा बना हुआ ये पूरा। कितने बताए हम, बीदर से लेकर मंगलुरु तक और बेंगलुरु तक कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोगों ने बाकायदा खास करके मुसलमानों को टारगेट बनाकर हेट स्पीच करते हैं। उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई के लिए हमारे पास सब कुछ मौजूद रहते हुए कानूनी कार्रवाई का न करना ये तशवीश की बात है। और फिर हमें मालूम है कि गुलबर्गा से लेकर बेलगाम और फिर इसी तरह से बेंगलोर और मंगलोर और कई ऐसे इलाके हैं जहां हालात जो है ठीक नहीं रहे, जिसकी वजह से परेशानी। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारी अपनी रियासत का जो असल मसला है ना, रियासत में हमारी रियासत पूरे मुल्क के अंदर एक पुरअमन रियासत है। इसकी बड़ी वजह कि यहाँ के लोगों का मिलना जुलना, साथ में रहना, एक दूसरे के साथ हमदर्दी, प्यार और मसाइल का हल करना, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अपने अपने मजहब से वाबस्ता रहना, एक बिल्कुल मुल्क के दीगर रियासतों से अलग थलग हमारी अपनी रियासत है। ऐसी पुरअमन रियासत के अंदर खलल डालने की कोशिश जो लोग करते हैं उन पर कानूनी एतबार से हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कार्रवाई करे। तो इन्हीं इस तरह के मसाइल को लेकर के वज़ीर आला से माफ करना, नायब वज़ीर आला से और वज़ीर दाखिला से मुलाकात की, बहुत सारे तफसील कन्वीनर मसूद भाई ने आपके सामने पेश किया है। तो अब हमारा मुतालबा यही है, हमने कल भी मुतालबा किया है कि जो मैनिफेस्टो में आपने वादा किया था, और हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ मुसलमानों के आपने मसाइल हल नहीं किया है, किसी भी कम्युनिटी के मसाइल आपने हल नहीं किया है, ये भी हमने कहा उनके सामने। और ये बात भी सही है कि 136 एमएलए जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो अपने अपने एरिया के अंदर लोगों से मिलने जुलना का नज़्म करना चाहिए, वो मिलना चाहिए, उनके मसाइल हल करना चाहिए। लोग जब आते हैं तो उनके साथ में मुलाकात करें, उनसे बात करें, उनके मसाइल को हल करें और देखें कि अपना असेंबली हल्का तरक्की के एतबार से आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मसाइल हल हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। तो ये इस तरह की जो हो रही है कि 2 साल का अरसा बीतने के बावजूद भी इलेक्शन से पहले घर घर पहुंच रहे थे, इलेक्शन के बाद घर घर को दूर कर रहे हैं, आप किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बातें हमने कल नायब वज़ीर आला के सामने खुल करके हमने बात कही है कि आपके जो एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको बदलना चाहिए, यानी उनको अपना रवैया को बदलना चाहिए कि वो लोगों से मिले, बातचीत करें, मसाइल को हल करें। और ये नहीं है कि मसले लेकर के एमएलए के घर पहुंच रहे, ऑफिस पहुंच रहे और आप उनको बस बात किए बगैर वापस कर दे रहे, ये हरगिज़ नहीं होनी चाहिए।
और फिर इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट के जो मिनिस्टर्स है वो अपने डिस्ट्रिक्ट पर फोकस करें, वो देखें कि मेरे डिस्ट्रिक्ट की हालत क्या है। ये सारी बातें हमने इन दोनों लीडरों के साथ अलग अलग काफी देर तक हमने गुफ्तगू किया, हमारे बातों को उन्होंने बहुत गौर से सुना है और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग इस तरह से मिलते जुलते रहना चाहिए ताकि मसाइल पर गुफ्तगू और हल निकाला जाए। खास करके एक बात हम कहना चाहेंगे, कल महाज की तरफ से वो बात आई भी है कि अब देखिए कर्नाटक में रहने वाले दीगर कम्युनिटी के लोग अपने वो भी जाते हैं उनके पास। कैसे जाते हैं? उनकी डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, वो तालीम का डेवलपमेंट हो, उनके फैक्ट्रियां डेवलप होनी चाहिए, माशी एतबार से, तालीमी एतबार से, माशरती एतबार से, समाजी एतबार से वो तरक्की हो, इसके लिए वो जाते हैं। लेकिन हमारा हाल कैसा बना हुआ है? हम मसाइल को लेके जाते हैं कि फलां जगह ऐसा हुआ, फलां जगह वो जुल्म हुआ, फलां जगह आपके लोग इस तरह लोग कर रहे हैं, इस तरह की बातें होती हैं। तो ये इस तशवीश का इजहार भी हमने इन लोगों के सामने किया है। तो तवक्को ये है कि आइंदा जिन ख्यालात का इजहार हमने पूरे टीम मिल करके जिन बातों को पेश किया है कि आइंदा उस पर फोकस करेंगे, मसाइल को हल करेंगे वो, और रियासत को पुरअमन बनाए रखने में एक अहम रोल अदा करेंगे, ऐसी तवक्को हमारी है। शुक्रिया। ईद के वक्त और ईद से पहले अपने अपने इलाकों में किस तरह से हम लोगों को रहना है, एहतियात क्या करनी है, सारी बातें आ चुकी हैं और अपनी जानवरों की नुमाइश भी जो है वो इन हालात में ठीक नहीं है। कुर्बानी है, अल्लाह के लिए है, तो उसको जिस तरह से बताया गया उसी तरह से करने में बेहतरी है। और अल्लाह ताला ने हम सबको और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकी और सफाई का जो तरीक़ा बताया है, हम उसको ख्याल में रखते हुए अपनी ईद को अदा करनी चाहिए ताकि किसी को भी अपने पड़ोस में, अपने महलों में, अपने इलाक़ों में तकलीफ़ ना हो। इसका ख्याल अपने इलाक़ों में बहुत ज़रूरी है, रखना चाहिए। दूसरी बात जो मुलाकात की होम मिनिस्टर से और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से जो बातें हुई है, मुलाकात, उसकी बातें भी काफ़ी सारी आई। उसमें एक बात ये भी थी कि पहले देहातों में, मंगलूर और तमाम इलाकों में होता था, अब हाल में 15 दिन पहले एक आलिम दीन के साथ बेंगलोर में भी एक हादसा हुआ, उस बात को भी रखा गया। वो रायचूर के रहने वाले इब्राहिम साहब नाम है उनका, वो रात आ रहे थे तो उनको ऑटो में पहले यहाँ झड़प हुई सिग्नल में, फिर फॉलो करके विवेक नगर नील संदर के उस इलाके में उनको रोक करके फिर उनसे नारे बुलवाने की या जय श्री राम बोलने की ज़बरदस्ती करना, फिर उनको मारपीट करना, ये सारी चीज़ें हार्ट ऑफ द सिटी में भी अगर चल रही हैं तो फिर देहातों का क्या हाल होगा? तो ये सारी बातें उनके सामने रखी गई हैं और वो लोग, उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह करेंगे, अपने बस में जो होगा वो लोग करने की यकीन दहानी भी दिलाया और वो लोग उसमें लगे भी हुए। लेकिन अफसोस ये है कि 70-75 साल के बाद भी जो है मुसलमान जा रहा है तो फिर फ़िरक़ा परस्त और अपने हालात और अपने इलाक़ों में फसाद को लेके जा रहा है कि भाई हमारे लोगों को मार दिया गया, हमारे परेशानी है, हमें तकलीफ़ दी जा रही है। अब आखिर अब हम कब जाएंगे कि हमें एक कॉलेज चाहिए, कब हम जाएंगे कि हमारे बच्चों और बच्चियों के लिए स्कूल चाहिए? पता नहीं और कितने साल लगेंगे मुसलमानों को कि हम इन सियासतदानों के पास पहुंच करके हम अपनी एजुकेशन और अपने मेडिकल और अपनी कौम के इन लाइन की तरक्की के लिए हम कब जाएंगे? अल्लाह इसके लिए रास्ते खोले। यानी 80 साल के करीब मुल्क की आज़ादी के बाद भी अगर ये महसूस हो रहा है कि हम अपने इस तरह के मसाइल के भाई वहाँ उसको पकड़ रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, उस पर जुल्म हो रहा है, पता नहीं और कितने साल लगेंगे कि भी हम अपने रुख पर। अच्छा, जो तबका इतने परसेंटेज पर है, आप 20% के करीब आपकी यहाँ रियासत में रहने वाला, अगर दुनिया की इन तरक्याती रास्तों से अभी दूर है, ना उनको एजुकेशन ठीक है, ना उनका मेडिकल ठीक है, ना उनके रहने के लिए मकानात और ना उनकी नौकरी का इंतज़ाम है, तो फिर रियासत भी तो बिछड़ेगी, रियासत भी तो पीछे रहेगी, तरक्की कब होगी?
تو مسلمان اتنے حالات کے باوجود اپنے ملک کا وفادار ہوتے ہوئے ساری کوشش کر رہا ہے کہ امن باقی رہے، ملک ترقی کرے. تو ان سیاست دانوں سے بھی یہی کہا گیا کہ بھائی آپ ہماری کمیونٹی کو ہر جگہ تہے سکون اطمینان نصیب ہوگا تو پھر وہ اپنی ایجوکیشن، اپنے پڑھائی اور اپنی زندگی کی طرف توجہ کریں گے. کب تک یہ پریشانی ہوگی؟ تو بہرحال اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ راستے نکلیں گے. امید پر دنیا قائم ہے اور کوششیں بھی ہو رہی ہیں، جماعتیں اپنی اپنی حلقوں میں کام کر رہی ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے آج نہیں تو کل انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوں گے، کام ہوگا انشاءاللہ. جانوروں کو پکڑنے کے سلسلے سے جو ہے، جو حکومت سے جو بات کرنا وہ بات کیے ہیں. اگر کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ جو ہے ہر فیلڈ میں کام کر رہا ہے، صرف الیکشن کے وقت میں نہیں. ایسے جتنے بھی کرناٹکا اسٹ میں جو بھی انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں ہر وقت ہر جگہ کرناٹکا مسلم متحدہ موجود ہوتی ہے، مگر قانون کے دائرے میں رکھ کر جو ہے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اگر لوگ قانون سے ہٹ کر اگر جا رہے ہیں تو کرناٹکا مسلم متحدہ جو بھی جماعت ہو وہ اس کا ساتھ نہیں دے گی. آج قربانی کے مسائل سے جو ہے قربانی دینا ہمارا فریضہ ہے، اسے کچھ ڈر کر چمک کر کسی سے جینے کا نہیں ہے. جینا ہے تو ہم لوگوں کو جو ہے مسلمان جو سر اٹھا کر جیے گا، سر جھکا کر نہیں، مگر ہم کو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے، تاکہ دوسروں لوگوں کو. آپ شہروں میں جو ہے بہت سارے مسلمان اکٹھا رہتے ہیں، وہاں ایک ہمت ہوتی ہے. دیہاتوں میں خریوں میں جو ہے تنہائی لوگ رہتے ہیں، وہاں پر جا کر وہ لوگ ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر. اب شہر والے لوگ بھی جو ہے وہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہمارے سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں پہنچنا، تاکہ وہ بھی اسٹیٹ میں رہے. ابھی آپ کو بتا رہے تھے ہمارے کنوینر کا مسعود صاحب ہمارے جس سے ذمہ دار بتا رہے تھے، چاہے گلبرگہ کا مسئلہ ہو یا منگلور کا مسئلہ ہو یا بیلگام کا ہو یا دیر کا مسئلہ ہو، ایسے کئی مسائل ابھی بہت سارے چھوٹ گئے ہیں جو وہاں اس میں کام کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو بھی اس کے اوپر غور و خوض کرنا چاہیے، تاکہ صرف مسلمانوں کے ووٹ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. مسلمان جو ہے اس ملک کے لیے بہت کچھ قربانی دیے ہیں. اب سے نہیں، آزادی سے پہلے تاریخ دیکھ لو، مسلمان اس ملک کا وفادار رہا ہے، وفادار رہے گا. آج کیا ہے، مسلمانوں کو دوسرے ٹینشنوں میں، پریشانیوں میں، جو مڈل کلاس کے لوگوں کو پکڑنا، معمولی چھوٹا ایک کیس ہوا تو اس کو ٹیشن لے کے جا کر اسے پریشان کر دیتے. اب اس کے اوپر کیس بک کرتے، جنہیں غلطی کیا اس کو وہ فوراً جاتا ہے، آدھے گھنٹے میں رہا آ جاتا ہے. وہی جگہ مسلمان اگر جا رہا ہے تو اس کو گھنٹے اسٹیشن میں تو اس کے اوپر کیس بک کر کر سیدھا بھیج دیتے ہیں. وہ مسلمان پریشان ہے آج پورے اسٹیٹ کے اندر. انشاءاللہ مسلم متحدہ محاذ جو ہے اس تعلق سے ہمارے میٹنگ بھی ہو رہے ہیں. آگے قوم کے واسطے انشاءاللہ جو بہتر ہو سکے انشاءاللہ ہم لوگ کام کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.